नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटी विश्वांश में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीटेट 2026। चाहे आप वर्ग 2 या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो या फिर वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश पेडागोजी के कुछ शानदार क्वेश्चंस जो कि बेसिकली पीवाईक्यूज हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन है, कोई टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि एग्जाम में, रियल एग्जाम में आए हुए प्रश्न है जो, ठीक है ना। एमपीटेट वर्ग 2 एंड वर्ग 3 की पीवाईक्यू जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उनके पीवाईक्यूज से मैंने ये प्रश्न लिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये समझने के लिए कि इंग्लिश पेडागोजी को आखिर आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, या फिर कैसे प्रश्न इंग्लिश पेडागोजी में पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आप कोई भी टॉपिक यदि पढ़ने के लिए लेकर बैठोगे तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए। और लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसके पहले मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, लगभग 1 घंटे का वीडियो वो हो गया था। लेकिन एट द एंड मुझे पता चला कि मैंने जो अपना माइक्रोफोन है या फिर ये माइक है वो मैंने लगा नहीं रखा था। ठीक है, तो उसमें वॉइस एक्चुअल में क्या है कि कम आ रही थी, तो फिर मैंने वो वीडियो अपलोड किया नहीं। और अब मैं आज फिर से फ्रेश वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरे एफर्ट्स को समझेंगे। एंड चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। लैंग्वेज लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड बी मेनली बेस्ड ऑन, मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है, मतलब कि एक रचनावादी कक्षा इसे हम कहते हैं। यदि आपने सीडी पे अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको इन सब चीज़ों की मीनिंग मालूम होंगी। नहीं भी मालूम है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर बीच में इनकी जो है हिंदी बताता चलूंगा। ठीक है ना। तो जो रचनावादी कक्षा होती है, ठीक है, जो रचनावादी हमारी जो कक्षा होती है, वहाँ पर जो लैंग्वेज लर्निंग है वो मेनली किस पर बेस्ड होती है, ठीक है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, फिर उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। इसका सही उत्तर तो ऑप्शन ए है। अगले जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी हम समझेंगे। ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी रचनावादी कक्षा में हम बैठते हैं, या फिर उसकी जो मेथड होती है या उसकी जो टेक होती है, क्या होती है वो कि लैंग्वेज लर्निंग सीखने के लिए, मतलब भाषा सीखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, मतलब समूह चर्चा करते हैं। ठीक है ना। जो आपके, जैसे आप मान के चलो आप कक्षा में विद्यार्थी हैं और आपका एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा भी नहीं है तो 3 से 4 लोगों का समूह है। यदि आप वहां पर समूह में चर्चा कर रहे हैं तो उससे आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं। एंड पीयर इंटरेक्शन, पीयर का मतलब होता है सहपाठी। ठीक है, सहपाठी आपका जो कक्षा, मतलब जो आपके साथ जो स्टूडेंट्स और भी हैं, विद्यार्थी और भी हैं, उनके साथ आप बैठे हैं, उनके साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो पीयर इंटरेक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं। मिनट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड क्रिएशन, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स टू एंश्योर दे आर नॉट रिपीटेड, कॉम्प्लीशन ऑफ लैंग्वेज सिलेबस। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें बनकर आता है, जो रचनावादी कक्षा में होता है, मेनली बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग जो मेनली बेस्ड होती है वो होती है ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है ना, इनमें से कम्युनिकेशन चैनल नहीं, क्या नहीं है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप या संवाद करना। अब संवाद जरूरी नहीं है कि भाई दो व्यक्ति आपस में खड़े हों और आपस में ही बात करें तभी हम उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। एक्चुअल में कम्युनिकेशन करने के लिए दो चीजों की हमें आवश्यकता होती है। तो पहला क्या होता है उसमें, सेंडर। ठीक है, सेंडर मतलब भेजने वाला, ठीक है ना, या जो सोर्स होता है। और दूसरी चीज उसमें होती है रिसीवर। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। सेंडर रिसीवर बहुत बेसिक चीज है। सेंडर मतलब हो गया भेजने वाला, रिसीवर मतलब कि ग्रहण करने वाला। ठीक है ना, जब ये दो लोग होते हैं तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। लाइक मैं आपको बताऊं, इसमें अपने को क्या है कि नोट का ध्यान भी रखना है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में, दरअसल एग्जाम में आप प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में प्रेशर भी ज्यादा होता है आपके ऊपर। प्रश्न आपने पढ़ा, आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यदि सही लग जाता है, आप उस पर टिक कर कर आगे बढ़ जाते हो बिना ये देखे कि नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार मैं ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि सेंडर रिसीवर की आखिर प्रोसेस क्या है। राइटिंग, रीडिंग। राइटिंग मतलब होता है लिखना, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा तो उसको आपने पढ़ा, तो ये अपने बीच में क्या हुआ कि एक कम्युनिकेशन हो गया, राइट। तो ये ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पूछा है क्या, नॉट। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना और लिसनिंग मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन हो रहा है। विजुअलाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग। ठीक है ना, विजुअलाइजिंग का मतलब होता है कि लाइक विजुअल एड्स के माध्यम से हम कुछ चीज शो कर रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ कोई डायग्राम बना दूं, आप उसको ऑब्जर्व करें, तो एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये भी है। ठीक है, थिंकिंग, एक्टिंग। अब थिंकिंग एक्टिंग में क्या होता है, जैसे मैंने कुछ सोचा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया या कोई एक्शन लिया, ठीक है ना, या फिर कोई क्रिया की। ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आए। तो मैंने सोचा और मैंने ही क्रिया की, तो क्या हो गया, एक ये इंडिविजुअल प्रोसेस है।
ठीक है ना, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। जैसे आपने कुछ सोचा कि भाई आज मुझे पढ़ना है और आप पढ़ रहे हो, इसमें किसी प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ सेंडर भी आप, रिसीवर भी आप, मतलब वन वे चीज हो रही है सारी, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है पीवाईक्यू के आधार पर भी सही उत्तर जो आपका इसके बनता है थिंकिंग एक्टिंग बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज CLIL स्टैंड्स फॉर। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं या एब्रीविएशंस होते हैं, इनके लिए भी एक स्पेशल क्लास हम अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जितने भी इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, सी टेट हो, या किसी अन्य राज्य का टेट हो, तो वहां से हमें जितने भी ये एब्रीविएशन फॉर्म वाले वर्ड्स हमें मिलने वाले हैं, सभी को हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो मैं उत्तर बता देता हूं आपको, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये चीज आखिर होती क्या है CLIL। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब ये होता क्या है? कंटेंट्स को आप ऐसे समझो कि ऐसे विषय या कोई सब्जेक्ट, एंड लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज क्या होता है? भाषा होती है, ठीक है ना। विषय और भाषा इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, ठीक है ना, एकीकृत। अपन किसी चीज को लिंक करके हम पढ़ रहे हैं उसको हम इंटीग्रेटेड कहेंगे। लर्निंग मतलब होता है सीखना, ठीक है ना। तो किसी विषय और भाषा को एकीकृत रूप से सीखना, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इसमें एक्चुअल में क्या। जैसे मान के चलो आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, सपोज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं, राइट। मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ जैसे आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी मातृभाषा है आपकी, ठीक है ना। तो जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से अपनी पढ़ाई की होगी, उन्होंने गणित भी क्या पढ़ा है? हिंदी मीडियम में पढ़ रखा है। अब मैं आपको कहूँ, आप जो मैथ्स ये है, मैथ्स जो है आप इसको आपको पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज में। किस में पढ़ना है आपको? इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर और इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ रहे आप यहाँ पर, आप क्या कर रहे हो? मैथ्स में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, मतलब मैथ्स जो आप है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो। तो आप एक चीज सोच कर देखो, क्या आप मैथ्स यदि पढ़ोगे तो क्या आप इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सीखोगे? क्या बिल्कुल सीखोगे। तो ये क्या हो गया भाई? हमारा इंटीग्रेटेड मैनर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा कि बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको सिखाया। ये जो हमारा पार्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है। जैसे आप साइंस पढ़ोगे, साइंस को यदि आप, मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश की वोकैब आप सीख रहे हो। इंग्लिश कैसे अप्लाई करना है या फिर इंग्लिश के वर्ड्स हमें कैसे यूज करने हैं, वो आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो। तो हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेटेड लर्निंग हो गया, ठीक है ना। आपको जब भी ये वाला प्रश्न आएगा तो आपको तो इंटीग्रेटेड वर्ड पकड़ना है, दूसरा आपको कंटेंट पकड़ना है, और लैंग्वेज याद रखना है। लैंग्वेज तो आपका आएगा ही आएगा सब जगह, कंटेंट और इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। विषय और भाषा को एकीकृत रूप से पढ़ना ही कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग कहलाता है, ठीक है ना। इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल, जो मैथ्स में आप पढ़ोगे क्या? लाभ हानि पढ़ते हो आप हिंदी में, उसी को आप इंग्लिश में क्या पढ़ोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या हुआ? आपने इंग्लिश की वोकैब यहाँ पर यूज की, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने दोनों चीजों का विकास किया है, दोनों चीजों की लर्निंग की है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाउ कैन अ टीचर करेक्ट द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आप किसी कक्षा में विद्यार्थी को खड़ा किया गया किसी पाठ को पढ़ने के लिए, मान के चलो इंग्लिश की कोई पोम है या फिर कोई टेक्स्ट है, उसको पढ़ने के लिए टीचर ने बोला, ठीक है। अब मान के चलो कि बच्चे ने किसी टफ वर्ड को मतलब जो प्रोनाउंसिएशन में हार्ड थोड़ा, ठीक है ना, उसको उसने क्या किया कि बच्चे ने थोड़ा गलत पढ़ा या पढ़ नहीं पा रहा है उसको, या फिर गलत ही पढ़ रहा है, ये मान के चलो अब। तो टीचर किस प्रकार से उसको सही करवाएगा? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, बाय पॉइंटिंग आउट द एरर्स इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट इन इट हिमसेल्फ फर्स्ट। मतलब टीचर क्या करेगा? जनरल वे में तुरंत बच्चे को बता देगा या पीछे से बोल देगा बैकग्राउंड में कि जैसे वो बच्चा कोई वर्ड पढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो इग्नोरिंग वर्ड वो नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो वो पढ़ रहा है कुछ इग्नोर इस तरीके से कुछ, या कुछ और बोल रहा है मान के चलो उसको, ठीक है ना। तो टीचर बैकग्राउंड से इग्नोरिंग, ठीक है। तो जनरली उसने क्या किया कि उसको एक पुट दे दिया कि भाई इसको हमें क्या पढ़ना है? इग्नोरिंग पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से थी इन जनरल वे में बच्चे को पीछे से पुट दे दे बैकग्राउंड से, और उसको खुद से करेक्ट करने दे, ठीक है। तो क्या ये बेस्ट वे है? बिल्कुल बेस्ट वे होता है। बाय इग्नोरिंग द एरर्स एज इट विल हैम्पर देयर लर्निंग। क्या यदि आप मान लो कक्षा में टीचर हो और बच्चा कोई पाठ पढ़ रहा है, उसमें कोई शब्द उसने गलत बोला, तो आप क्या सोचोगे कि, क्या आप ऐसा सोचोगे उसमें कि नहीं अब मैं यदि बच्चे को बीच में टोकूंगा तो उसकी लर्निंग, मतलब जो वो सीख रहा है या पढ़ रहा है वो प्रभावित हो जाएगा, उसमें बाधा आएगी। हैम्पर का मतलब होता है क्या? बाधा या रुकावट, ठीक है ना।
तो ऐसे कुछ वर्ड्स में मैं आपको बताते जाऊंगा साथ में, और आपको लगता है कि ये वर्ड मैंने नया सीखा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर बहुत ही काम पड़ने वाला है। ठीक है, इसका मतलब होता है बाधा या रुकावट। तो ऐसा आप नहीं करोगे, क्योंकि यदि वो गलत पढ़ रहा है तो फिर वो लर्निंग करेक्ट वे में नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बाय आस्किंग अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम एज पीयर ट्यूटरिंग इज मस्ट इन स्कूल्स। हम मानते हैं पीयर ट्यूटरिंग मस्ट होती है स्कूल्स में, ठीक है ना, आवश्यक होती है। लेकिन जब सामने टीचर खड़ा है और बच्चा पढ़ रहा है, अब मान के चलो कि ये मॉक करने लगे, जो बच्चा गलत पढ़ रहा है उसका मजाक उड़ाने लगे, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो ये उत्तर भी हमारा नहीं हो सकता, ये भी उत्तर हमारा नहीं है। बाय बाय करेक्टिंग द एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट मेक्स इट। ठीक है ना, जैसे ही स्टूडेंट ने गलती की है और तुरंत उसको सुधार रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा गलत भी हो जाता है, जबकि एक सामान्य तरीका हम क्या दिख पा रहे हैं यहाँ पर कि इन जनरल, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है कि सामान्य तरीके से बच्चे को हल्का सा उन्होंने बैकग्राउंड में पुट दिया और स्टूडेंट को भी ट्राई करने दिया कि नहीं आप खुद से इसको फिक्स करना सीखो, मतलब सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बिल्कुल सही उत्तर है पीवाईक्यू के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टास्क इन अ टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। मतलब किसी टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, यदि मतलब आप भाषा सीख रहे हो, उसमें आपको एक टास्क दिया, मतलब कि किसी टास्क के माध्यम से आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें वो टास्क क्या कहलाता है, उस टास्क का मीनिंग क्या है। अ पीस ऑफ वर्क फॉर पेरेंट्स टू डू देयर चिल्ड्रंस होमवर्क। कक्षा में आपने बच्चे को होमवर्क दिया, घर पर जाकर पेरेंट्स उसकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीका है, ये टास्क नहीं होता है। अब मतलब टास्क का मीनिंग ये नहीं होगा। अ पीस ऑफ वर्क विच एनेबल्स लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी। मतलब एक कार्य का भाग जिसमें बच्चे को एनेबल किया जा रहा है, या शिक्षार्थी को जो सीख रहा है उसको एनेबल किया जा रहा है, किसके लिए, एक एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सही उत्तर हमारा हो सकता है। अ पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर्स टू डू इन द क्लासरूम। क्या टीचर्स के लिए एक्टिविटी होगी वो, लैंग्वेज लर्निंग यदि हमें करवाना है बच्चों को, तो क्या टीचर के लिए एक्टिविटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोज्ड लर्नर टू अ लैंग्वेज। एक कार्य का ऐसा भाग जो लर्नर को, जो शिक्षार्थी है उसको लैंग्वेज के प्रति एक्सपोज कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, अ पीस ऑफ वर्क विच एनेबल्स लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी। मतलब लर्नर को एक एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या कार्य का एक भाग जो लर्नर को एक्टिविटी करने के लिए एनेबल कर रहा है। ठीक है, एक्टिव कर रहा है उसको। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्राइंग टू यूज द लिंकिंग वर्ड्स इन एसे राइटिंग। यदि आप निबंध लेखन कर रहे हैं तो सबसे इफेक्टिव वे क्या है लिंकिंग वर्ड्स को यूज करने का। ठीक है ना, जैसे मान लो आप कोई सेंटेंसेस बोलते हो, बीच में कहीं ना कहीं लिंकिंग वर्ड्स आते हैं। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप, जैसे हो गया बिकॉज, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स इस तरीके से मिल जाएंगे, हाउ एवर, या फिर सो, ठीक है, बट कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है। ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी चीज, जैसे एंड हो गया, एंड क्या है भाई, लिंकिंग वर्ड है हमारा, राइट। इसके अलावा और देख लेते हैं कुछ इसमें दिया हो तो। चलिए, एंड दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है दैट, दैट भी कहीं ना कहीं एक लिंकिंग वर्ड हो जाता है। तो हमें देखना लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं ऐसे राइटिंग में। ठीक है, तो किस प्रकार से मोस्ट इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं उनको। लर्निंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू यूज। क्या हमें बहुत सारे कठिन लिंकिंग वर्ड्स और वाक्यांश सीखने चाहिए, जहां पर भी इस तरीके से नेगेटिव टर्म आ जाए, जैसे डिफिकल्ट लिखा है वहां पर, तो ये उत्तर हमारे गलत हो जाते हैं अक्सर। ठीक है ना, ओवर यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स दैट आर सिंपल। सिंपल लिंकिंग वर्ड्स को ओवर यूज करना, ओवर यूज करना एक नेगेटिव टर्म होती है, तो उत्तर भी हमारा सही नहीं हो सकता। लर्निंग सम पॉपुलर लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू यूज बिटवीन द सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंसेस के बीच में यूज करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए कुछ पॉपुलर लिंकिंग वर्ड्स को सीखना एंड फ्रेजेस को सीखना। फ्रेजेस मतलब होता है वाक्यांश, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अवॉइड यूजिंग ऑफ लिंकिंग वर्ड्स फॉर अ बेटर रिजल्ट। यदि आप निबंध लेखन में लिंकिंग वर्ड्स का यूज नहीं करोगे तो कहीं ना आप कंक्लूजन बता पाओगे ना, जो सेंटेंसेस पहले से चलते आ रहे हैं उनको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप उनका लिंक नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो ये उत्तर भी हमारा गलत हो गया। सही उत्तर हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेप्टिव स्किल। यदि आपने इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि रिसेप्टिव स्किल क्या होती है, और स्किल्स आखिर आखिर इसमें जो हम पेडागोजी में यूज कर रहे हैं आखिर ये होती क्या है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक चीज बता दूं मैं आपको, कि जैसे क्या होता है, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, यहाँ बता देता हूँ क्या होती है। हमने पढ़ी थी क्या लैंग्वेज स्किल इसके पहले वाले वीडियो में, लैंग्वेज
स्किल्स, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, 4 प्रकार की लैंग्वेज स्किल होती हैं। क्या होती हैं? 4 काइंड्स होते हैं इसके, ठीक है ना। इनको हम 2 टाइप्स में हम डिवाइड भी करते हैं। 4 काइंड्स के क्या होते हैं? पहला होता है हमारा लिसनिंग। जिसने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार जाकर देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने के बाद। लिसनिंग, स्पीकिंग, स्पीक लिख देता हूँ इसको, ठीक है। रीड मतलब रीडिंग, ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या है? राइट। अब यदि आपने पेडागोजी ऐसे पढ़ रखी होगी थोड़ी बहुत, तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज स्किल सीखने का एक क्रम होता है। क्या क्रम होता है वो क्रम होता है क्या? वो क्रम होता है आपका, इसको यदि आपको सही तरीके से सीखना है, उसका एक सीक्वेंस होता है, LSRW। यदि आप किसी भाषा को सीखना चाहते तो आपको LSRW के क्रम में उसे पढ़ना होता है। मतलब क्या, कि पहले आप सुनना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, देन आप पढ़ना सीखेंगे, फिर आप उस भाषा को लिखना सीखेंगे। ये किसी भी भाषा को सीखने का सही क्रम होता है। जैसे आपने हिंदी सीखी, आपकी जो मातृभाषा है, सबसे पहले आपने सुना, फिर बोलने का ट्राई किया, फिर पढ़ने का ट्राई किया, फिर आपने लिखा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने अपनी मातृभाषा हिंदी सीखी। या फिर आपको इंग्लिश भी सीखना है, तो पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, पढ़ना सीखना पड़ेगा, और लिखना सीखना पड़ेगा। LSRW जो हमारा साइंटिफिक एक सही टेक्निक होती है किसी भी भाषा को सीखने की। अब रिसेप्टिव स्किल क्या होती है, और एक स्किल और होती है प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है ना। एक तो भाई हमारी ये रिसेप्टिव स्किल हो गई, दूसरी हमारी होती है क्या? प्रोडक्टिव। अब मैं रिसेप्टिव का मतलब आपको बताऊं। रिसेप्टिव मतलब होता है ग्रहणात्मक कौशल, ऐसी स्किल जिससे हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि जिससे हम किसी ना किसी प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, या आउटकम दे रहे हैं, या फिर रिजल्ट हम उससे निकाल पा रहे हैं, तो वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल होती है, ठीक है ना। तो LSRW में आपको बता दूं कि रिसेप्टिव स्किल क्या होती है और प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, ठीक है ना। तो ग्रहण करना है आपको, ठीक है ना, मतलब आपको अर्जन करना है किसी चीज को। किस प्रकार करोगे? लिसनिंग, सुनकर करोगे। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। स्पीक, यदि आप बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ आप आउटकम आउटकम दे रहे हो, कुछ ना कुछ आप प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कुछ ना कुछ कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल ये हो गई हमारी। रीड, यदि आप ये टेक्स्ट जो लिखा है इसको आप पढ़ रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हो, तो ये हमारी क्या हो गई? रिसेप्टिव स्किल। अब लास्ट हमारा बचता है राइट। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मतलब मैंने कुछ आउटकम दिया, कुछ ना कुछ मैंने प्रोडक्ट किया, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ से, ठीक है। तो जो हमारा LSRW का सीक्वेंस मैंने आपको बताया यहाँ पर, और रिसेप्टिव स्किल क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस के थ्रू चलना है। यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि रिसेप्टिव स्किल क्या है। तो आपको अब यहाँ से पता चल ही गया है, ऑप्शन आप एक बार चेक कर लीजिए, और अब आप खुद आंसर इसका दे पाएंगे, ठीक है ना। तो रीडिंग हमारा क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल होता है, सॉरी, रीडिंग हमारा क्या होता है? हाँ, रिसेप्टिव स्किल होता है। राइटिंग हमारा क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है। स्पीकिंग भी प्रोडक्टिव होता है। वॉकिंग वॉकिंग फिजिकल स्किल एक प्रकार की, ठीक है ना, लैंग्वेज स्किल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। रीडिंग हमारी रिसेप्टिव स्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू लर्निंग? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लैंग्वेज लर्निंग के रेफरेंस में, या सीखने के, लर्निंग, सिंपल हम लर्निंग की बात भी करें तो लर्निंग के एस्पेक्ट में या रेफरेंस में सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। टीचिंग एड्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शिक्षण सहायक सामग्री हमें लर्निंग की प्रोसेस में सीखने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, तो ये नोट के साथ तो मैच नहीं हो रहा है। मोटिवेशन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस। जो प्रेरणा है वो सीखने के क्रम में, सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल करती है, ठीक है। तो नोट के साथ ये भी मैच नहीं हो रहा। इट हैज नो रिलेशन विथ मैच्योरिटी। इट हैज नो रिलेशन विथ मैच्योरिटी। तो आप बताओ, क्या मैच्योरिटी या परिपक्वता का संबंध सीखने से नहीं है? ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आप कितना सीख पाते थे, आप थोड़ी किशोरावस्था में, मिडिल एज में कितना सीख पाते हैं, और अब आप वयस्क हैं, अब आप कितना सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैच्योरिटी के साथ इसका सीधा रिलेशन होता है। जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी,
उतना ज़्यादा व्यक्ति की लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये कह रहा है क्या कि रिलेशन नहीं है मैच्योरिटी के साथ, जबकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू लर्निंग। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स फेवरेबल एनवायरनमेंट, मतलब इसके लिए अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है, तो बिल्कुल होती है। तो नॉट के साथ हमें उत्तर देखना था, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एक अच्छी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है, किताब होती है, तो उसकी एक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, तो विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है, मतलब 3 इसमें विशेषताएं होंगी, एक विशेषता नहीं होगी, वो हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं एक बार। द सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली प्रिपेयर्ड, यदि बुक में सेंटेंस, वाक्य और स्ट्रक्चर्स जो है केयरफुली प्रिपेयर किए गए हो, तो एक अच्छी इंग्लिश बुक की विशेषता नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इलस्ट्रेशंस आर प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग द एज ऑफ लर्नर्स, ठीक है ना। प्राइमरी के बच्चे के लिए इलस्ट्रेशंस मतलब कि जो ग्राफिक्स रहेंगे वो अलग रहेंगे, मिडिल के अलग रहेंगे, हाई के अलग रहेंगे, हायर के अलग रहेंगे, थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये तो अच्छी बुक की विशेषता हुई, ठीक है। इट मे और मे नॉट हैव टॉपिक्स रिलेटेड टू द सिलेबस, सिलेबस के अनुसार इसमें जो अच्छी एक इंग्लिश की बुक की विशेषता हम की बात कर रहे हैं, एक अच्छी इंग्लिश की बुक में जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस से रिलेटेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसने क्या लगा था, इट मे और मे नॉट, ठीक है ना। पर एक अच्छी इंग्लिश बुक की विशेषता तो यही होगी ना कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसमें टॉपिक्स होने चाहिए। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि बुक में जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है वही होने चाहिए, इसके अलावा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज शुड बी गिवन आफ्टर ईच टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक के बाद एक्सरसाइज भी दी है और एक्टिविटीज भी दी है, तो ये तो अच्छी बुक की विशेषता हुई। विशेषता कौन सी नहीं है, ये ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द टीचर्स टीचिंग एबिलिटी टू टीच इंग्लिश, ठीक है ना। इनमें से कौन सी एक चीज, या फिर सभी ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश टीचर की टीचिंग एबिलिटी को घटा देती है, रिड्यूस कर देती है, किसी भी भाषा के या किसी भी विषय को टीचिंग की एबिलिटी को, टीचर की जो टीचिंग एबिलिटी उसको घटा देती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये टीचर की टीचिंग एबिलिटी को घटा देगी, ठीक है। फैकल्टी रीडिंग हैबिट्स, एक्चुअल में फैकल्टी नहीं होगा यहाँ पर, फॉल्टी होगा, फॉल्टी, ठीक है ना। तो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स मतलब पढ़ने की गलत आदतें, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं जो टीचिंग एबिलिटी उसको रिड्यूस कर देगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस, ठीक है ना, आप क्या है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस ही पढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो एक्स्ट्रा बच्चे को नॉलेज देना चाहते हो तो वो हैम्पर होता है उसमें, कहीं ना कहीं उसमें बाधा आती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से रिड्यूस कर रही है चीज़ों को, ठीक है ना, टीचिंग एबिलिटी को ये भी रिड्यूस कर रही है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे पास बचता है, जो कि सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट एम्प्लाइज दैट दे। तो इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर या सोच विचार कर किया गया, कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना से युक्त, ठीक है ना, चेतन एफर्ट, मतलब बिल्कुल हम कॉन्शियस होकर एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब हम सोच विचार कर अपने दिमाग से, अपने दिमाग को अवेयर करके हम एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो लैंग्वेज के बारे में चार चीजें कहेंगे, लर्न, फिनिश्ड, एक्वायर्ड, एडॉप्टेड। तो ठीक है, यदि आपने लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन का मेरा जो वीडियो है वो देखा है, वो लेक्चर यदि आपने देखा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम कॉन्शियस एफर्ट किस में लगाते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो, ठीक है। एक बार आप वो वाला वीडियो मेरा जरूर देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटीज, इनमें से चार में से बताना है कि कौन सा एक कारण नहीं है जिसमें चिल्ड्रन क्या है कि लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है या उससे प्रभावित होता है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, एडीएचडी, डिस्ग्राफिया, ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने इनको देखा होगा। इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। डिसलेक्सिया मतलब होता है पठन संबंधी विकार, ठीक है ना, पठन संबंधी संबंधी विकार, ठीक है, पठन संबंधी विकार, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, डिसकैल्कुलिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि गणना संबंधी विकार, मतलब जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो गणना संबंधी विकार हो गया। एडीएचडी मतलब एक प्रकार का हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और डिस्ग्राफिया मतलब होता है लेखन संबंधी विकार, ये क्या होता है हमारा, लेखन संबंधी विकार,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, डिसलेक्सिया आपने पढ़ा होगा, कैलकुलिया भी पढ़ा होगा, डिस्ग्राफिया पढ़ा होगा, पर एडीएचडी जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब लर्निंग में ये चिल्ड्रन सफर करता है इस चीज से, ठीक है ना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही उत्तर हमारा हो जाएगा एडीएचडी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है कि प्रश्न की भाषा समझने की जरूरत है, ठीक है ना, कि वहां पर क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा अपना जो कॉमन सेंस है वो लगाने की जरूरत है। तो ऐसे करके पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हैं आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। व्हाट शुड अ टीचर डू इफ द स्टूडेंट्स सीम टू बी लूजिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है ना। यदि बच्चे अपनी रुचि खो रहे हैं पढ़ने में तो टीचर को क्या करना चाहिए। कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चे उबासी ले रहे हैं या रुचि खो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इनएक्टिव टाइप के हो जा रहे, तो आप क्या करोगे, क्या उनको कहोगे कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है ना, कि सोने के लिए। अलाउ देम टू प्ले आउटसाइड, वही बात, बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, खेल का पीरियड एक अलग चीज होती है, पर आप ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट हो रहे हैं तो आप उनको कहोगे जाओ खेलो, ऐसा उनका रोज की हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। ऑर्डर देम टू क्लोज देयर आइज, आप उनको अपनी आंखें बंद करने के लिए कहोगे, कहीं बिल्कुल नहीं। स्टार्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और टेल अ स्टोरी, आप उसको क्या करोगे, अपने विषय से संबंधित या उससे रिलेट करके उसको एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाओगे या फिर उसको एक स्टोरी सुनाओगे, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट। आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इनमें प्रश्न दिया है और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है ना। आपको क्या है कि कभी भी प्रश्न की बहुत बड़ी भाषा देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में प्रश्न आते हैं, बहुत कुछ आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करने में मदद मिल जाती है और कुछ आपको थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा सा आप समझने में लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में अ टीचर टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग टू स्टूडेंट्स, टीचर क्या कर रहा है, रीडिंग की इंपॉर्टेंस बच्चों को बता रहा है, टू अवेक देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग, बच्चों के इंटरेस्ट को पढ़ाई में जगाने के लिए या पढ़ने में जगाने के लिए, ठीक है। शी सजेस्टेड, लेडी टीचर है, उसने सजेस्ट किया फ्यू रीडिंग बुक्स टू चिल्ड्रन, बच्चों को बोला कि आप भाई कुछ ये बुक्स है इनको आप पढ़िए, ठीक है ना, कुछ उसने बुक्स बताई जिससे बच्चों को क्या है कि रीडिंग की हैबिट बने, ठीक है ना। करिकुलम वाली बुक्स नहीं, पाठ मतलब कि आपकी जो पाठ्यक्रम में बुक है, सिलेबस बुक है, उनको नहीं बता रही वो, अलग से कुछ बुक सजेस्ट करेगी, आप इनको पढ़ो तो आपकी पढ़ने में रुचि जागेगी, ठीक है। सॉरी। व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग शी इज फोकसिंग ऑन, किस प्रकार की रीडिंग पर वह फोकस कर रही है। रीडिंग के प्रकार मैंने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में बताए हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो कंटेंट इसके पहले 2 वीडियो में दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, जिसने मेरे पहले 2 वीडियो देखे हैं उनको कुछ आंसर्स ऑटोमेटिक बन गए होंगे और तुरंत उसको ऑप्शन समझ में भी आ गए होंगे क्योंकि मैंने उनके कॉन्सेप्ट वहां पर बता रखे हैं, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गहन पठन। गहन पठन आप कब करते हो, जब आप एग्जाम देना है आपको, तब आप क्या करोगे, गहन पठन करोगे, ठीक है ना। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, गहन पठन कर रहे हो, राइट। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि प्लेजर के लिए या आनंद के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। क्रिटिकल रीडिंग मतलब आलोचनात्मक पठन, और कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग मतलब जैसे कोई कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, मतलब कि बोध के लिए पढ़ना, ठीक है ना, बोध के लिए पढ़ना, भाषा बोध के लिए पढ़ना। सही उत्तर क्या होगा हमारा, टीचर क्या कर रही है, बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए बोल रही है, तो इंटरेस्ट सिर्फ जाग सकता है एक्सटेंसिव रीडिंग से, जिसमें हमें आनंद मिलता है पढ़ने में। जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ेंगे या कोई कहानी पढ़ेंगे तो आपका क्या है, इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इंडिया में जो इंग्लिश की टीचिंग है वो कौन सी मेन प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा इसका आंसर। यूज ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड मतलब पारंपरिक विधि यूज करना, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है। लैक ऑफ गुड मटेरियल्स मतलब अच्छे कंटेंट की कमी है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इसके नीचे एक चीज और है, लैक ऑफ प्रैक्टिस मतलब अभ्यास की कमी। तो आप समझ गए होंगे कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द राइट आंसर हेयर, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश पेडागोजी में आखिर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं एमपीटेट में, और एमपीटेट 2026 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं कि किस प्रकार के वीडियोस आपको चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए अभी या फिर आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो वीडियोस रहेंगे वो आते रहेंगे। टीटी विद शिवांश मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो आपको, चैनल से जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी नया वीडियो अपडेट होता है तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।